तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीआई। तो आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है। तो आज हम वैसे बेसिकली ये क्लास 10th क्लास की है, तो हम साइंस पढ़ेंगे इसमें। तो इस चैनल पे जो हमें है वो मिला करेगी 10th एंड 12th की क्लासेस साइंस की, ओनली साइंस की मिलेगी। एक बार अगर इन फ्यूचर कुछ प्लान हुआ तो हम मैथ भी ले आएंगे। फिलहाल हमें 10th की साइंस, 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की क्लासेस हमें यहाँ मिलेंगी। तो आज हमने पढ़नी है साइंस, राइट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर। 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारे फर्स्ट जो चैप्टर है हमें वो देखना है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी कि अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो बहुत सारे प्रोसेस राइट होते रहते हैं हमारे। अगर मान लो तुमने क्या किया कि मिल्क है हमारे पास, अगर इन समर्स हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या है उसमें से स्मेल और उसकी स्मेल और टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो मतलब होता क्या है कि वो एक केमिकल रिएक्टर मतलब क्या कि वो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी रिएक्शन कर देता है जिससे उसके टेस्ट एंड उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, राइट। तो उसी ऐसे ही जो प्रोसेसेस हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो मेनली केमिकल रिएक्शंस में क्या हो सकता है, स्टेट का चेंज हो जाना, किसी का चेंज इन स्टेट हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया मेरे सब्सटेंस के साथ रूम टेम्परेचर पे, वो अपनी स्टेट ही चेंज कर गया। मतलब रूम टेम्परेचर पे या किसी भी रिएक्शन के अकॉर्डिंगली उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी स्टेट चेंज कर गया, राइट। मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, राइट। क्या होता है स्टेट चेंज में, बेसिकली क्या होता है, पहले देख लेते हैं होता क्या कुछ है ना। स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये होता है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड द लास्ट इज मेरे ख्याल से क्या है, हाँ, चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जो मेरा है वो चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो होना क्या था कि मेरे पास मान लो कोई एक सब्सटेंस था, राइट, एक था मेरे पास सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड गैस एनी मैटर। एक बार हम रिएक्शन समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है, राइट, इसने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे ये पड़ा है। रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे सब्सटेंस अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो हमारे पास आइस है, राइट। अगर तुम आइस को रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो इन सम टाइम्स धीरे धीरे वो क्या होती रहेगी, मेल्ट होती रहेगी, और मेल्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर देते हैं, राइट। अब जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, या तो वो अपनी स्टेट चेंज करें या वो अपना कलर चेंज करें, कोई भी उनमें अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है, तो वही हमारी होती है केमिकल रिएक्शन। मान लो एक मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसने रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन देके मुझे BMC बना दिए, तो उसे मैं क्या कहूंगा, मेरी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब इसमें मेनली होता क्या है कि कोई भी स्टेट चेंज अपना मतलब कि स्टेट चेंज का क्या मतलब होता है कि जो भी मेरे पास मैटर है मतलब एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स मोस्टली, ठीक है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट चेंज में क्या होगा मेरा कि मान लो मेरे पास इनिशियल सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है, सॉलिड से उसने अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वो अपने स्टेट चेंज करके गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट, या फिर गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे जो भी मेरे पास, ये तो 2-3 पॉसिबिलिटी लिखी है मैंने, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, ऐसे एक तो छोटी क्लास की कॉन्सेप्ट है, 8th वगैरह में आ जाता है ये, ठीक है। तो जो स्टेट चेंज का मेरा कॉन्सेप्ट होता है वो इस टाइप से होता है। नॉर्मली अगर तुम देखो आइस ले लो, वाटर ले लो, राइट, वाटर है H2 मैंने लिया, क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे रखा या गया तो हीट किया मैंने, आइस लिया मैंने, ठीक है, इसको हीट कर दिया मैंने,
हीट करने से इसने अपनी स्टेट चेंज करके किसमें हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट। लिक्विड, ये आइस है, ये वाटर बन गया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और हीट किया तो क्या बन गया, थोड़ा और हीट करने पे यही मेरा कन्वर्ट हो गया वापस किसमें, वेपर्स में, गैस की फॉर्म में मुझे ये कन्वर्ट हो गया। मतलब कि मेरे वाटर की जो है 3 अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर में छेड़छाड़ की तो वो क्या है, स्टेट्स में अपने उसने चेंजेस करने शुरू कर दिए, राइट। सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से सॉलिड गया, वापस से कूलिंग करा दो तो गैस से लिक्विड में आ जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है। अब कलर में कैसे चेंज होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज के क्या कारण है, कलर मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन हो रही है मेरे पास, राइट। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर हम आयरन की बात करें, आयरन को अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्चर या फिर नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वो उसके अंदर मॉइस्चर से रिएक्शन करके वो एक अलग सा ब्राउन सा कलर उस पे आ जाता है, राइट। तो मतलब एक तरह से वो होता है, प्रोसेस कोई और होता है बट एक्चुअली हुआ तो उसका कलर चेंज ही ना, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे पास एक एग्जांपल ले लो, मतलब कि मेरे पास आयरन ही है, आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा दी तो इसने फर्दर क्या कर दिया, आयरन से कॉपर सल्फेट की जैसी रिएक्शन हुई तो FeSO4 प्लस में कॉपर निकल गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था मेरे पास, ये तो ब्लू कलर का था, जैसे ही रिएक्शन हुई ब्लू कलर से ये मेरे पास पेल येलो बन गया, पेल येलो, हाँ पेल ग्रीन, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मेरे पास इनिशियली जो सब्सटेंस है उसका कलर कुछ और है, वो कलर चेंज करके मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका कलर कुछ और है, वो मेरा होगा कलर चेंज, राइट। एग्जांपल के तौर पर हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट से ट्रीट किया तो जैसे ही आयरन कॉपर सल्फेट से ट्रीट हुआ या फिर जैसे उसने रिएक्शन दी कॉपर सल्फेट से, उसने आयरन सल्फेट बनाया, आयरन सल्फेट का कलर पेल येलो है, ठीक है। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, फेरस सल्फेट का कलर होता है पेल ग्रीन कलर और कॉपर मेरा एज इट इज बाहर निकल गया, राइट। तो इसमें क्या है कि मेरे पास ब्लू कलर से पेल ग्रीन कलर बन गया, ठीक है। मतलब कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मेरे पास सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इवैल्यूएशन ऑफ गैस तो सिंपल सा एग्जांपल हम वाटर वाला दे सकते हैं, या फिर क्या करें कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मेरे पास कोई गैस बाहर निकल रही है, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गैस में क्या होता है मेरे पास कि मैंने कोई रिएक्शन में कर रहा हूं, राइट। उस रिएक्शन के जो मेरे पास प्रोडक्ट आए, रिएक्शन के ड्यूरिंग मेरे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, वो जो मेरे पास प्रोडक्ट बने उनमें कोई ना कोई ऐसी गैस है जो मेरे पास निकल रही है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने जिंक लिया, जिंक को HCl से ट्रीट करवाया, राइट। तो HCl के 2 मॉलिक्यूल यूज करूंगा मैं, तो होगा क्या, यहां से ये हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली, राइट। प्लस क्या बता था पीछे, जिंक के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जब ये इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, Cl2 बन जाएगा जिंक क्लोराइड एंड मेरे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब क्या है कि एंड ऑफ द रिएक्शन मेरे पास क्या निकलनी चाहिए, कोई ना कोई गैस बननी चाहिए, राइट। फोटोसिंथेसिस, हां फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है, हां ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन सॉरी इवैल्यूएशन ऑफ गैस, राइट। अब लास्ट है मेरे पास चेंज इन टेंपरेचर। चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर चेंज में क्या होता है कि मान लो मेरे पास वही सिंपल एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मेरे पास आइस है, आइस को मैंने हीट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड को मैंने फिर से क्या किया, हीट किया, तो वो मेरे पास कन्वर्ट हो गई किसमें, गैस में, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे पास एक आइस है,
आइस को मैंने थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका, तो वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, मतलब आइस 0 डिग्री पे होती है, राइट, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। लिक्विड में कितने पे, मान लो रूम टेम्परेचर पे चला गया ना 25 डिग्री से, गैस से जाएगा 100 डिग्री पे जा पहुंचेगा जब वाटर का टेम्परेचर। तो ये अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी है स्टेट भी चेंज हो रही है। तो दिस इज एग्जांपल, बोथ दोनों का एग्जांपल कह सकते हैं हम कि स्टेट चेंज का और मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर का जो एग्जांपल है वो दोनों में मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं कि जो भी मेरी रिएक्शन हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर सीबीएसई का पेपर आसान आता है, राइट, जैसे कि पिछली बार आया था, पिछली बार साइंस का पेपर काफी आसान था, अप्रोक्सीमेट 8th के लेवल का था। तो अगर सीबीएसई का पेपर आसान आता है तो फर्स्ट चैप्टर में से दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि ज्यादातर क्वेश्चन आए, है ना। बैलेंस रिएक्शन को अगर हम छोड़ के बात करें तो लास्ट वाले इस चैप्टर की जो लास्ट में रिएक्शन है वहां से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्या होता है कि वो बेसिक अगर डालेगा तो इन चारों में से कोई ना कोई तुम्हें एक दिखेगी। पिछली बार के एग्जाम में इवैल्यूएशन ऑफ गैस पूछी गई थी, उसका एग्जांपल पूछा गया था, ठीक है। साथ में इसके बाद उसी फर्स्ट चैप्टर से जो रिएक्शनें आती हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो पूछी गई थी, ठीक है। तो अगर पेपर आसान पड़ा, या फिर कई बार ना सीबीएसई वैसे भी चीजें घुमा देता है, क्योंकि ये अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो इतने इसके पहले में खत्म है चीजें ना। तो अगर ये चीजें नॉर्मली विजुअलाइज नहीं है एनसीईआरटी की बुक में, तो वो टीचर की मेंटालिटी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं से ऐसी चीज बेसिक सी डाल दे जो हम पढ़ते नहीं, ज्यादातर ये पढ़ते नहीं है स्टूडेंट, स्किप भी करते हैं, ठीक है। तो इसके आने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि पिछली बार क्या आया था एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन इवैल्यूएशन ऑफ गैस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं, एक पार्ट रखता है कि अगर बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक एग्जाम डाला उन्होंने, तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या करने के लिए अगर उन्होंने एग्जाम डाला तो ये इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, राइट। होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को जब भी मैं लिखूंगा तो मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम है प्लस में ऑक्सीजन से मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बन गया मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया मेरे पास ये, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, राइट। अब पहले चीजें को समझने के लिए होती है, मान लो कि ये मान एक बार ये समझो कि ये केमिकल इक्वेशन है मेरी, राइट। जो एरो के इस साइड होंगे उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट, एरो के उस साइड जो होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है कि रिएक्शन इस साइड से उस साइड हो रही है तो ये इसका हेड है उस साइड होगा, राइट। तो एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड में होता है प्रोडक्ट, राइट। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है तो मोस्टली हम इसे जब भी केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं तो ऐसे लिखते नहीं, ठीक है। इनके सिंबल होते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू इनकी स्टेबिलिटी और स्टेबल स्टेट के अकॉर्डिंगली, राइट। तो मैग्नीशियम का अगर मैं सिंबल की बात करूं तो वो होता है Mg, और ये साथ में लिखते हैं Mg, राइट। प्लस ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, बट इन स्टेबल ऑक्सीजन होता है O2, राइट। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2 के साथ जाएगा तो मेरे पास MgO बनेगा। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी है केमिकल इक्वेशन, ये मेरी है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है कि एक एरो लगाओगे, एरो के राइट साइड पे रिएक्टेंट रखेंगे, एरो के लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रखेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट रखेंगे, राइट साइड पे प्रोडक्ट होगा, एरो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो जैसे मेरे पास अब ये रिएक्शन हो रही है, Mg प्लस में O2 एंड MgO बन रहा था, राइट। अगर मैंने कोई भी रिएक्शन है बैलेंस करनी है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं,
ठीक है, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है वो देखना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, राइट। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, Fe प्लस में H2O कन्वर्टिंग इसमें हो रहा है ये Fe2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये है मेरे पास, मतलब आयरन प्लस में वाटर मेरे पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, स्टेप फर्स्ट जो मेरा होगा वो क्या होगा कि मैं जो ये मेरे पास सारी रिएक्शन है इसके हर एक प्रोडक्ट्स या फिर हर एक एलिमेंट के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एक स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। स्क्वायर क्यों कहा जाता है वो भी हम देखते हैं। मान लो यही है H2 है, इस पे मैं स्क्वायर लगा दूंगा, एक डब्बा मैंने ऐसे लगा दिया इसमें। अब ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डब्बा रिप्रेजेंट यही करता है, ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डब्बा ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो मेरी रिएक्शन में जो बैलेंस करने के बाद कोफिशिएंट आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी आएगा वो इस डब्बे के बाहर आएगा, ठीक है। इस डब्बे के बाहर लिखना है, वो जो भी हमने लिखना है बैलेंस करके, अगर इसके आगे जो लगेगा कि क्या लगेगा वो हमें डब्बे के बाहर लिखना है, राइट। डब्बे के अंदर जहाँ इसके नीचे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे हम कोई भी बैलेंस केमिकल के इक्वेशन के दौरान हम इसमें नहीं लिख सकते, राइट। पहली पॉसिबिलिटी कि जो भी मेरे पास कोफिशिएंट आएंगे वो मैं डब्बे के बाहर लिखूंगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें ना तो मैं प्लस करता हूं, यानी कि ऐसे नहीं कि इसने 2 लगा दिए तुमने, 2 प्लस में तुम नीचे भी 2 लगा रहे हो, मतलब इसमें ना तो तुम प्लस कर सकते हो, एलिमेंट की सिर्फ व सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा बस, ठीक है। डिवाइड तुम्हारे 10th पे इतना नहीं होती, बहुत कम केसेस होते हैं कि तुम्हें ऐसी इक्वेशन आए जिसमें तुम डिवाइड करो, बट नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होती है, राइट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे करना है कि जो भी एलिमेंट सबसे ज्यादा बार है, यानी कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में मैक्सिमम नंबर है इसके जो ज्यादा आ रहा है उसे बैलेंस करो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है, राइट, तो क्या होगा, पहले इनिशियल या फिर रिएक्टेंट में इनिशियली रिएक्टेंट में जो मेरे पास कितने ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन था, एंड मेरे पास जो प्रोडक्ट में था वो किसमें था, H2O में था। और जो मेरे पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में जो मेरे पास ऑक्सीजन है वो है मेरे पास 3, किसमें है, इन Fe2O3 में। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। तो मुझे क्या करना है, जो इनिशियल स्टेज में था ना, बैलेंस के बाद क्या करूंगा मैं, बैलेंस करने के बाद मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से सिंपली, 1 * 3 = 3, राइट। और इसमें तो वही है, इसको छेड़ी √3, ठीक है। दोनों बैलेंस हो गए, तो क्या करो यहां पे 3 लगा दो, लग गया, क्लियर है। दूसरा स्टेप हो गया मेरे पास। तीसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना होगा, ऑक्सीजन के अलावा कोई ना, अब ये बैलेंस हो गया ना, ऑक्सीजन यानी कि मैक्सिमम बार आ रहा है वो बैलेंस हो गया, इसके अलावा कोई मर्जी एनी एलिमेंट उठा लो और उसे बैलेंस कर दो। अब अनबैलेंस कौन से रह गए, ऑक्सीजन बैलेंस है, एक तो हाइड्रोजन पड़ा है अनबैलेंस अपने पास, राइट। दूसरा मेरे पास पड़ा है आयरन, यानी कि आयरन अनबैलेंस पड़ा है, तो मैं पहले हाइड्रोजन को उठाता हूं, ठीक है। इनिशियल स्टेट में क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो ये मैं यहीं से कर देता हूं। इनिशियल में मेरे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 तो ये से 3 मल्टीप्लाई और कर दिए मैंने, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होंगे, और इसमें मेरे पास हाइड्रोजन है 2। तो क्या करूंगा मैं, बैलेंस करने के बाद, बैलेंसिंग करने के बाद ये तो इतना ही रहेगा, इसका मैंने क्या करना है 2 * 3 कर देना,
करेंगे, राइट। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे कितना 3 का मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे 3 का सिंपल, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा मेरे पास लास्ट फोर्थ स्टेप पे जब मैं जाऊंगा, फोर्थ स्टेप में मेरे पास बचा अब ये स्टेप्स तुम्हारे रेक्टेंट के डिपेंड करता है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें अगर 5 स्टेप मैंने यहाँ लिखे तो तुम्हारे पास जो रिएक्शन आ रही है उसमें 5 स्टेप बैलेंस हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप के, कितने उसके नंबर ऑफ रेक्टेंट है, कितने स्टेप्स में वो बैलेंस हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये सिंपल सा एक मेथड है, एक एग्जांपल लेके मैं बैलेंस कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर एग्जाम में कोई रिएक्शन आ गई, हालांकि एनसीईआरटी में एफ चंद में बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, तो उन्हें ट्राई कर लेना, इजी है वैसे, इतना कोई खास बड़ी बात है नहीं इसमें रिएक्शन बैलेंसिंग में, क्योंकि पहले भी एट का टॉपिक है, 8 में भी करी है, 8 में भी आ जाता है रिएक्शन बैलेंस का कॉन्सेप्ट, पर हम बात आ गई कुछ स्टूडेंट 8 में ढंग से पढ़ते हैं या फिर किसी को कईयों को पढ़ना नहीं आता, राइट। मैं बहुत बार कहता हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो मैं यही बात कहता हूँ कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो लर्न करना सीख गए हैं, राइट, रीडिंग करना भी सीख गए हैं, बट अभी तक उन्हें स्टडी करना नहीं आया, पढ़ना नहीं आया, ठीक है। तो अब आयरन रह गया, वो बैलेंस करो। तो इनिशियली मेरे पास जो है, इनिशियली मेरे पास आयरन इस रेक्टेंगल में है 1 और प्रोडक्ट में मेरे पास जो आयरन है वो है 2 है, किसमें Fe2O3, राइट। मुझे फिर सिंपली आपको बैलेंस करने के बाद मुझे रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बैलेंसिंग के बाद क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मेरे पास 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 2 लगा, राइट। जब ये 4 स्टेप अपने हो गए, इसमें क्या हो गया आप देख लो, तुम इधर बैलेंस होगी रिएक्शन, राइट। फ्लोर आयरन है 2 है, इधर भी आयरन 3 है, इधर कितने हैं वाटर कितने हैं 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें भी ऑक्सीजन 3 है। लास्ट स्टेप में जो हमें करना है वो इन्हें लिखनी है हमें इनकी फिजिकल स्टेट्स, राइट। लास्ट स्टेप जो होता है मेरा स्टेप नंबर 5th हो 6th हो 7th हो, कोई भी हो सकता है, लास्ट होगा। लास्ट स्टेप में अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट लिखूंगा तो मैं ये डब्बा हटा दूंगा, तो मेरे पास 2Fe है प्लस 3H2O है, ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी, एंड Fe2O3 प्लस में H2, राइट। अब लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है। फिजिकल स्टेट्स में कैसे लिखूंगा कि आयरन इसमें होता है मोस्टली मेटल है तो सॉलिड में होता है, राइट, S सॉलिड के लिए S लगाते हैं, वाटर है लिक्विड में होता है मोस्टली तो L स्मॉल है, तो ये क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड, ये भी सॉलिड बनेगा फिर, और ये मेरे पास है गैस, गैस के लिए हम ट्रीट करते हैं, तो ये मेरे पास जो है वो आगे टोटल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब इस तरीके से बैलेंस करते हैं, मतलब क्या है सब ध्यान क्या रखते हैं, 2-3 बातों का मेजरली ध्यान रखना है। एक तो हमें एक डब्बा बनाना है और डब्बे जो स्क्वायर मेरा होगा जिसमें मैंने अपना एलिमेंट कवर कर रखा है, उस एलिमेंट या उस स्क्वायर के अंदर मुझे कोई नंबर नहीं करना, ठीक है। जो सारे नंबर लगेंगे उस स्क्वायर के बाहर लगेंगे और सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ना कि प्लस माइनस करना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जब मेरा डब्बा लग जाए उसके बाद जो एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिस एलिमेंट के, वो एलिमेंट तुम क्या करोगे बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, राइट। उसके बाद जैसे जैसे बैलेंस होता रहेगा, जो जो बचेगा फिर एक स्टेप बाय स्टेप दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करना, और लास्ट स्टेप में हमें बतानी होती है कि फिजिकल स्टेट जो मेरे पास रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो किस फिजिकल स्टेट में होंगे वो बताना होता है, और एक बनती है कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, या जो मेरे पास रिएक्शन है वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होती है इस टाइप से, राइट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है मेरी ये इस टाइप से, जो मेरी बात लिखी होगी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में होगी, राइट। हाँ, तो अब इसके बाद अपने पास रहेगी इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल आएगा उस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं कि जो भी बच्चे 10th के हैं उनको जो ये साइंस के क्लास मिला करेगी वो मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 6 AM, राइट। तो कोई मॉर्निंग अगर स्टडी करता है उन्हें क्लास मिल जाया करेगी 6 AM डेली साइंस की क्लास। अगर
कोई नहीं पढ़ता सुबह उठ के शाम को पढ़ता है तो वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी, तुम कभी भी उठा के देख सकते हो, ठीक है। बट मेरा मेन मकसद यही है कि जो क्लास आएगी वो साइंस की क्लास आएगी 6 AM के इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हर रोज हमारी 2 या 3 क्लास होया करेगी, एक साइंस की, एक 12th की साइंस होगी तुम्हारी। उसके बाद जो 12th एंड 12th के बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों क्लासेज होया करेंगी, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की देख रहे हैं आप, दिन में डेली कंटिन्यूसली डेली क्लासेज आएगी, एक केमिस्ट्री की आएगी, एक फिजिक्स की, हर रोज ना, फिर अल्टरनेट डेज पे तो आएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज वाला समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल सब्सक्राइब करते रहें।